जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ईपी एकेडमी। आज हम लोग फैक्ट बेस्ड जीके में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव और कई सारे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स जो थे वो इंग्लिश ने किए थे हमारे उसमें। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1857 के पहले जो भी रिफॉर्म्स होते थे वो एज अ कंपनी उस वक्त का रूल था। उसके बाद 1857 के रिवॉल्ट के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत अब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स ले ली थी इंडिया की। तो उन्होंने उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास किया गया। तो आज हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के इंस्पेक्टेड फीचर्स, स्पेसिफिक फीचर्स की कौन कौन से इसमें फीचर्स थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सबसे पहले अगर हम बात करें इस एक्ट की, तो जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये ज़रूरत महसूस हो गई कि हमें इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इंडियंस के भी कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले कोई भी इंडियन को कोई भी रिप्रेजेंटेशंस नहीं दिया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन में। बट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये एहसास हो गया कि अब हमें इंडियंस की भी कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें इंडिया में अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तीन एक्ट पास किए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। सबसे पहला जो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। फिर इसके बाद एक और एक्ट पास किया 1892 में, और उसके बाद फिर 1909। तो ये तीन एक्ट्स में इंडियंस के रिप्रेजेंटेशंस को बढ़ाया गया। मतलब बेसिकली अब इंडियंस भी जो उनकी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव विंग्स हैं उसमें अब इंडियंस को भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो ये काफ़ी लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, पॉलिटिकल हिस्ट्री थी इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि इसी एक्ट के थ्रू फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस आर इंक्लूडेड इन दी वॉइस रॉयज लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वॉइस रॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें सबसे पहले इंडियंस को इसी एक्ट के थ्रू डाला गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें फीचर्स की, तो सबसे पहला फीचर है इट मेड अ बिगनिंग of the representatives institutions by associating Indians with the law making process। देखिए, ये शुरुआत थी कि अब कानून जो भी बनाए जाएंगे उसमें इंडियंस का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब एसोसिएशन में इंडियंस भी होंगे। इट थस प्रोवाइडेड दैट द वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपांडेड काउंसिल। तो इस एक्ट के थ्रू वॉइसरॉय को ये अधिकार दिया गया कि वो कुछ इंडियंस को भी नॉमिनेट करें एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपैंडेड काउंसिल। मतलब जो उसकी काउंसिल है, जो उनकी काउंसिल है, उसमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी अपॉइंट किया जाए एज इंडियंस को। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बात अगर हम करें तो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब होता है कि वो मेंबर्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सर्विसेज में काम नहीं कर रहे। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो, मतलब जो उनकी गवर्नमेंट सर्विसेज थी, मतलब जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी उसमें काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बोला जाता है। क्लियर। तो एक्सपांडेड काउंसिल में कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो कि इंडियंस हैं उनको नॉमिनेट करने का अधिकार वॉइस रॉय को इस एक्ट के थ्रू दिया गया। तो उस टाइम पर जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो उन्होंने 3 इंडियंस को सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया इन 1862। वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो ये जो 3 मेंबर्स थे उनको वॉइसरॉय ने नॉमिनेट किया था फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर हम बात करें तो ये हैं वो 3 मेंबर्स, सर दिनकर राव, राजा ऑफ बनारस और महाराजा ऑफ पटियाला। तो इन तीनों मेंबर्स को ही उस टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रीस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। देखिए, ये पहली बार इसमें इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू पहली बार थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करने का प्रोसेस शुरू की गई। लेजिस्लेटिव पावर्स को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स को रीस्टोर किया गया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रलाइज करने की पॉलिसी जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू हुई थी,
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 तक आते आते उसको पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया गया था। अब वापस से उसको डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू की गई। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उनके लेजिस्लेटिव पावर्स उनको रिस्टोर करना शुरू कर दिया गया। और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो आगे जितने भी एक्ट्स हैं तो उनमें सब में डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ कुछ पावर्स रिस्टोर किए जाएंगे। और फाइनली जो हमारे जितने भी ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थे, मतलब जो स्टेट लेवल पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, उनको पूरी ऑटोनॉमी मिल जाएगी थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे हम देखेंगे कि वो कैसे होता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कब हुई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। नेक्स्ट अगर हम बात करें, it also provided for the establishment of new legislative councils for Bengal, Northwest Province and Punjab, which were established in 1862, 1886 and 1897। देखिए, तीन और एडिशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, बंगाल की, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की और पंजाब की। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। मतलब देखिए, इसमें वॉइसरॉय को पावर दिया गया कि वो जो रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, ताकि किस तरीके से काउंसिल का बिजनेस होगा, किस तरीके से, तो उसके रूल्स एंड ऑर्डर्स को एम्पावर करने के लिए किसको एम्पावर किया गया? वॉइसरॉय को। देखिए, ये कंसेप्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में भी हमने ये कंसेप्ट इसी एक्ट से लिया है। आज की डेट में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो भी पार्लियामेंट का जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, उसके रूल्स एंड ऑर्डर्स बनाने का अधिकार आज की डेट में किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। उस टाइम पर किसके पास हुआ करता था? वॉइसरॉय के पास हुआ करता था। क्लियर। तो वो इसी एक्ट के थ्रू हुआ। मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक्ट्स पास किए थे उनसे भी ली गई हैं। इसीलिए दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपको इसके फीचर्स समझ में नहीं आएंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट ऑल्सो गेव अ रिकग्नाइजेशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। अब देखिए, ये पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया इस एक्ट के थ्रू। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम बेसिकली होता क्या है? देखिए, आज की डेट में अगर आपने देखा है कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उनके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, जिसको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी कहते हैं। क्लियर। आपने देखा होगा कि होम अफेयर्स के लिए अलग मिनिस्टर हैं, फाइनेंस के लिए अलग मिनिस्टर हैं, आपके डिफेंस के लिए अलग मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर अलग हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर अलग हैं। तो ये क्यों किया गया? ये बेसिकली पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पोर्टफोलियोज इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो इसी एक्ट के थ्रू लाया गया। इस टाइम पर जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, वो अकेले ही सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। या हम जैसे आज की डेट में बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि अकेले प्राइम मिनिस्टर ही होम डिपार्टमेंट भी संभाल लें, वो डिफेंस भी संभाल लें, वो फाइनेंस भी संभाल लें, वो एचआरडी एग्रीकल्चर वो सब संभाल लें। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए वही मिनिस्टर होंगे एंड ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिनिस्ट्री। वे उसी को बोला जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम। और ये पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। तो आपको याद रखना है पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया, एंड बाय लॉर्ड कैनिंग फॉर दी टू सेपरेट द वर्क। बेसिकली वर्क को सेपरेट करना कि भाई होम डिपार्टमेंट आप देख लें, फाइनेंस आप देख लें। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट एम्पावर्ड द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस without the concurrence of the legislative council during an emergency. The life of such an ordinance was 6 months। देखिए, ये कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंसेप्ट भी आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। देखिए, जब भी कभी आज की डेट में हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट के दोनों सेशन से पास होना ज़रूरी होता है बिल। अब मान लीजिए कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट रिसेस पीरियड में है, क्योंकि हर टाइम पार्लियामेंट जो है वो उसमें नहीं रहती है। कई बार उनको उनका सेशन ऑफ होता है तो वो रिसेस पीरियड में भी होती हैं। लेकिन कोई भी कानून हमारे देश में बनाना है तो उसका पार्लियामेंट से पास होना ज़रूरी है। तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट को ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया गया है कि वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से टेम्परेरी लॉ पास करा ले। मतलब उनके ऑर्डर से टेम्परेरी लॉ, क्योंकि चूंकि
पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो कानून बन नहीं सकता, लेकिन इमीडिएटली कोई कॉज है तो उसके लिए ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। और वो हमारा जो आज की डेट में जो ऑर्डिनेंस आता है उसकी भी लाइफ कितनी है, 6 मंथ्स है। तो मैक्सिमम कितनी लाइफ है उसकी, 6 मंथ्स है। मतलब 6 मंथ्स के अंदर या तो पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट कर ले और वो पास कर ले तो वो कानून लागू रहेगा, और नहीं तो अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो 6 मंथ बाद ऑलरेडी लैप्स हो जाएगा। तो आप देखें ये जो कंसेप्ट है वो यहीं से लिया गया। इट एम्पावर्ड, उस टाइम पर किसको अधिकार दिया गया था, वॉइस रॉय को। तो वॉइस रॉय क्या करते थे, ऑर्डिनेंस इशू करते थे इमरजेंसी के टाइम पे या लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। और ये जो लाइफ थी इस ऑर्डिनेंस की वॉज फॉर 6 मंथ्स। क्लियर। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। एंड आई होप कि आपको इंडियन काउंसिल एक्ट समझ में आया होगा, इसके सारे फीचर्स समझ में आए होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो आज के कॉन्स्टिट्यूशन से मेल खाते हैं, इसलिए आपको इन प्रोविजंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी कोई भी प्रोविजन उठा करके दे सकता है और वो पूछ सकता है कि ये किस एक्ट के थ्रू पास किया गया था। तो गाइज़ अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज़ मैं फैक्ट बेस्ड जीके में आगे भी लेक्चर्स कंटिन्यू करता रहूँगा। सो गाइज़ थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।